हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको पता है भाई आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, और आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम्स है अभी उसको थोड़ा टाइम है, तो हमने सोचा कि पहले एग्जाम आने से पहले उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में और हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे भाई। इसमें से ये आपको बताया था, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 75 क्वेश्चन है ना, और 75 क्वेश्चन है जिसमें से पहले लेक्चर में हमने आई थिंक 20 क्वेश्चन कर लिए थे भाई। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। अभी देखते हैं आज के लेक्चर में कितने होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं ना। भाई आपको पता है इस पेपर में कौन सा पेपर है अपने पास? पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। बिल्कुल भाई, इस पेपर में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलता है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स मिलता है ना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, और सेपरेशन टेक्निक। बहुत सारी है, मतलब 8 यूनिट आपको दे रखी है जिनमें से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ठीक है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पूरा का पूरा कर चुके हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई कौन सा है थर्ड यूनिट अपनी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल, जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सारा कुछ कर चुके हैं। इसके अलावा यूवी विजुअल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी कर चुके हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे तो भाई बहुत गलत बात है अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि ये एक्चुअल में तो मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा सीएसआई या नेट गेट या फिर आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है एक्चुअल में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको वहां पर प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ, मतलब हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलो भाई वो बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हम उसके बाद के क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जो हमने पीछे कराए हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, तो आप वहां क्लिक करेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। देखो एक पेपर में पहले करा चुका हूँ, आई थिंक 75% या 100% में पहले करा चुका हूँ। 75 क्वेश्चन ही हैं, आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात रहेगी नहीं। चलिए फिर टाइम वेस्ट करते नहीं, आज के लेक्चर के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है, करना ही है, बिल्कुल करना है। जो कॉन्सेप्ट हमें आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आते हमें उनको भी सॉल्व करना है। कैसे करना वही तो जानना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी। आपको बताना भाई इनमें से हमारे पास है कौन कौन सी है। पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी वाई, दूसरा पाई स्टार टू पी एक्स, तीसरा सिग्मा टू पी वाई, और है सिग्मा स्टार टू पी जेड। इनमें से बताना किसकी एनर्जी क्या है हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। देखो भाई अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपने पढ़ी है एमओटी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई थी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास इधर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में भी आते हैं, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाली केमिस्ट्री भी पढ़ी है ना आपने, तो आराम से इस क्वेश्चन को अब तक कर चुके होंगे तुम लोग। बहुत आसान है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप तो कहते हैं सर हमको तो समझ में आया नहीं, अगर नहीं आया तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको समझना क्या है। देखो अगर मैं पी की बात करूं भाई, आपको पता है पी ऑर्बिटल में अपने पास 3 ऑर्बिटल होती है ना, पी सबसे में अपने पास 3 ऑर्बिटल होती है, एक होती है एक्स वाई और जेड। मैं आपको बता दूं पी एक्स पी वाई और पी जेड ये 3 होती है, जिसमें से पी एक्स और पी वाई आपका पाई बॉन्ड बनाते हैं, और सॉरी जेड है, पी जेड जो है आपका क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इतना डाल लीजिए दिमाग में। देखो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा पूरा लेक्चर फिर एक ही क्वेश्चन में निकल जाना है, तो इसलिए वहां पर बात नहीं करना है। हमें केवल इतना माइंडसेट अपना रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन इससे है या इससे रिलेटेड आया तो हम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए भाई पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं, और तीनों ऑर्बिटल में से पी जेड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि पी जेड के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पाई में भी हमारे पास पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होती है और एंटी बॉन्डिंग, तो इसको पाई और पाई स्टार से दिखाते हैं। तो एक होती है हमारे पास कौन कौन सी भी, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बॉन्डिंग, और जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड कौन बनाता है भाई, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। सर ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें बॉन्डिंग कहते हैं, और इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। अगर मैं यहाँ पर पाई स्टार टू पी एक्स कर दूं और पाई स्टार टू पी वाई कर दूं, तो ये हमारे पास पाई की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। तो आपको याद रखना हमेशा एंटी बॉन्डिंग जो होती है, कौन सी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। इतनी बात तो आपको याद रखना है। अगर कभी क्वेश्चन इन दोनों में से आता है कि पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी एक्स, इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो आप कहोगे भाई ज्यादा एनर्जी हमारी इनकी ही होने वाली है। देखो एक क्वेश्चन समझने चले थे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होता है वहां पर हम करते जाएंगे ना भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो हमेशा याद रखना जहां स्टार लगा है उसकी एनर्जी ज्यादा ही होनी है, किसी से भी, चाहे वो पाई हो या फिर सिग्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस तरह से हमने पाई के बारे में बात करी उसी तरह से हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, सिग्मा के बारे में। भाई सिग्मा के पास भी दो कंडीशन होती है, एक सिग्मा बॉन्डिंग जो सिग्मा टू पी जेड बनाता है, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टू पी जेड बनाता है। हम अगर मैं आपसे पूछूं भाई किसकी एनर्जी ज्यादा, आप आंख बंद करके बोल दोगे सर सिग्मा स्टार की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। अब बात ये होती है भाई, बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा। ये आपको याद रखनी। जैसे यहाँ पर बोलता हूँ, जैसे कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलेंगी तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। अच्छा, याद क्या रखना है भाई, याद ये रखना है कि हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग, और ये हमारे पास कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं भाई, यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी जितनी कम होगी इस वाले की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि सिग्मा और पाई में याद रखना है। आपको याद ये रखना भाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ये वाला। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिग्मा और पाई में सिग्मा की बॉन्डिंग जो है वो सबसे कम है तो एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर होगी। यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगी, कुछ इस तरह से। आप ये कहेंगे सर कुछ में तो अलग होता है, तो वो यहाँ पर हम एक्सेप्शन नहीं बता रहे हैं, एसपी मिक्सिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जनरल केस बता रहा हूँ। जनरल केस ये होता है हमारे पास सिग्मा टू पी जेड, ये कौन कौन सी होती है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। ठीक है, ये होता है हमारे पास पाई स्टार टू पी एक्स, ये होता है पाई स्टार टू पी वाई, और ये होता है सिग्मा स्टार टू पी जेड। देखो जो भी मैंने अभी तक बताया अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना याद रखना है, सिग्मा की एनर्जी जितनी कम है सिग्मा स्टार की एनर्जी उतनी ही ज्यादा, पाई की एनर्जी जितनी कम है पाई स्टार की एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे टॉप मोस्ट आपको याद रखना है, और क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी है, सिग्मा स्टार टू पी जेड की होनी, और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना। अगर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भैया बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार की एनर्जी नहीं होती, सिग्मा स्टार की होती, इसकी तो सबसे कम ही हो जानी है, इसलिए ऑप्शन हमारे पास सिग्मा स्टार टू पी जेड हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, वरना डिटेल लेक्चर्स हमारे पास चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे एमओटी में आपको जाना है, एमओटी में आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे हम बात करते हैं क्या भाई हमारे पास, हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे भैया ये तो कल ही किया था ना, लास्ट वाली क्लास में भी किया था सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था।
ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं समझना है, डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है भाई, अगला हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि सर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है, हमारे पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है हमारे पास एक एनर्जी का ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर होता है? एनर्जी ऑपरेटर। अच्छा, एनर्जी हमारे पास दो तरह की, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी निकल आएगी। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर को पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर को जोड़ देंगे तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें मिलता है, जो कि टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। तो अगर हम बात करें तो ये सम होता है, डिफरेंस तो कभी हो नहीं सकता, डिफरेंस कभी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये भी नहीं। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, घटाना, ये जोड़ होता है। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, ये गुणा भी नहीं होता, मल्टीप्लाई भी नहीं होता। सम का मतलब जोड़ होता है, बिल्कुल। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, स्क्वायर रूट से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं आपको अच्छे से। देखिए भाई, बहुत प्यार से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं कि सर जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर किसके होती है? सर वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो ना तो मेरा टोटल एनर्जी निकल आता है। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि सर टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को एच कैप से दिखाते हैं, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को हम के कैप या फिर कहेंगे टी कैप से भी दिखाता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हमारे पास के कैप और पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर को वी कैप, इन दोनों से दिखाते हैं। तो दिस इज द, हम क्या बोलेंगे, दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। देन तो इसीलिए हमने जो आंसर किया था वो क्या हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 24, द वेव नंबर रेंज दैट इज यूज्ड फॉर आईआर रेडिएशन। सर आईआर रेडिएशन में जो वेव नंबर की रेंज है वो कौन सी यूज होती है? देखो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ाई थी सर, वहां पर जो हमारे पास वेव होती है उसकी रेंज हमने कहां तक बताई थी, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज होती है वो यूवी विजुअल में यूज होती है। अब यहाँ पर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ही पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में 100% अगर पूछेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स में ही पूछता है। और अगर वहां पूछता है तो वहां पर वेव नंबर जो है उसकी रेंज क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूं, जरा इधर सुन लीजिए। अगर हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रा, जिसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। बस भाई यही याद रखना आपको, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की जो रेंज होती है दैट इज द आईआर रेंज या आईआर स्पेक्ट्रा के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या हमारे पास 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और फिर उसके बाद 400 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं? देखिए दो पार्ट्स में इसलिए करते हैं कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की जो रेंज होती है वो एक्चुअल में किस काम के लिए यूज की जाती है, तो वो काम के लिए यूज की जाती है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि सर 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की जो रेंज होती है वो किस काम के लिए यूज की जाती है, तो दैट इज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ये वाली जो रेंज है, इस रेंज को क्या कहते हैं, 1500 से 400 के बीच को, इसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन इसको कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं भाई अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है
कभी भी किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या दो बॉन्ड के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आ सकती, हमेशा अलग अलग ही होती है, सबकी फिक्स होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये सर फिंगरप्रिंट रीजन है, ये हमारे पास क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन है, जो एग्जैक्टली हर किसी के बारे में डेटा का एनालिसिस करके हमें देता है। तो ये वाली चीज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भाई, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसी का आंसर तो देना है ना भी हमें। क्वेश्चन नंबर 24 ने हमसे पूछा था, बताओ भाई वेव नंबर जो है वो कहां से कहां तक की रेंज को लाई करता है, तो 4000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, हाँ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासेस कर रखी है ना, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स कर रखी है ना, जो हमने करा रखी है एक्चुअल में, भाई एक्चुअल में बता रहा हूँ सच में बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। अगर आपको देखना है तो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाने वाले हो तो भाई मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, गैसियस स्टेट है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये सॉलिड स्टेट है, ये जो मैंने कुछ स्पेसिफिक, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स है, या फिर फेज जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी है, ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो सच बता रहा हूं, अगर आपने ये कर ली और आप कभी एग्जाम में बैठोगे, आपको सच में आप याद करोगे सर ने इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमको पढ़ाए थे, और एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है सच में, रियली। ये आपके इन एग्जाम्स के लिए तो है ही, इनके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप साथ के साथ बीएससी के साथ इनको पढ़ते चलोगे तो आपको वहां जाके प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है ना, ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे भाई। उसने वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स सिस्टम के लिए पूछा है, 1D बॉक्स सिस्टम की एनर्जी भाई En क्या बताया था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml²। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सीधा एनर्जी है भाई, एनर्जी n स्क्वायर h स्क्वायर पर 8ma² हो गया पहला वाला, l की जगह उसने a रख रखा है भाई, नीचे h स्क्वायर आ नहीं सकता है, 8m n² नीचे कैसे आ जाएगा, n² भी नीचे नहीं आ सकता, n² h² दोनों ऊपर आते हैं, इधर भी h² नीचे दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन पहला ही हमारे पास सही है, n² h² अपॉन 8ma²। सिंपल सा तो क्वेश्चन था सर, देख के आपको एनर्जी तो पता नहीं थी, और क्या करना था इसमें है। चलिए फिर इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, और क्या कह रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन नंबर 26 हमसे ये कह रहा है सर वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स द वेवलेंथ 25 माइक्रोमीटर। अच्छा ओके, माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना भाई, सेंटीमीटर। आई होप कन्वर्जन आपको आता होगा कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर मीटर से आप क्या करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, और सिंपल सा तरीका ये, कभी भी आपको माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, जो भी सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको करना है कुछ नहीं है, करना केवल इतना है, आपको 10,000 से डिवाइड कर देना है, बस इतना याद रखो, अपने दिमाग में डाल लो, मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया यहाँ पर। क्या है, आप माइक्रोमीटर को मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे, आपको एटलीस्ट जाके 10,000 से डिवाइड कर देना। आपको कभी सेंटीमीटर इनवर्स से माइक्रोमीटर पूछे तो उसको 10,000 से कर दो, माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में पूछे तो 10,000 से डिवाइड कर दो। भाई आपसे कहा गया है कि 25 माइक्रोमीटर को कितने सेंटीमीटर इनवर्स होंगे, मेरे को सेंटीमीटर इनवर्स निकाले ना, मैं काम करूंगा यहाँ पर लिखूंगा 10,000 बट्टे 25 माइक्रोमीटर, राइट। तो 25 से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 400, बिल्कुल 400 सेंटीमीटर इनवर्स हो गए, 25 चौका 100, 2 जीरो बच्चे 400 हो गए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो आप, उम्मीद करते हैं कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रे बाबा, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन में भी गलत करके आओ ना तो पाप टाइप की चीजें लग जाती हैं, पता है। चलिए इधर देखते हैं, द डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी क्या होती है सर, अगर हमारे पास कोई एक स्टेट है जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल ठहरा हुआ है, उसकी डीजेनरेसी 1 है, एक स्टेट है,
दो स्टेट है जिन दोनों की एनर्जी सेम है, डी जनरेट रेशियो 2 हो जाएगी। तीन स्टेट है और तीनों की एनर्जी सेम है, डी जनरेट रेशियो 3 हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास अगर किसी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में निकालना है तो जो भी हमारे पास एनर्जी लेवल होता है अगर मैं उसका दोगुना करूं और उसमें एक और जोड़ दूं, यही हमारे पास क्या निकाल के देता है, डी जनरेशन निकाल के दे देता है। यानी कि 2J+1 हमारे पास डी जनरेशन को बताता है। सर मैं आपको ना थोड़ा सा एक चीज दिखा दूं, देखो हमने क्लास में भी कर रखा हालांकि, और मैं इसको लिख के भी लाया था इस वजह से, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप तुरंत इस चीज को पहचान लोगे। वो हमने पढ़ा था ये वाला क्लास के दौरान रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम पढ़ रहे थे रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। रिलेटिव इंटेंसिटी जैसे मान लीजिए एक रोटेशनल लाइन हमारे पास ये है, दूसरी रोटेशनल लाइन ये है, इसमें कितने कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन दोनों में कितनी इंटेंसिटी का रेशियो है, एक्चुअल में पॉपुलेशन रेशियो पूछा है मॉलिक्यूल्स का, इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो 2J+1 e⁻⁻ej/kT। तो इसमें एक्चुअल में दिखाना ये चाह रहा हूं, ये जो 2J+1 होता है एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले यही हमारा डी जनरेट रेशियो होता है। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तब आपको ये ड्राइव करना होता है, और डेरिवेशन कैसे ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरे से नहीं कहेंगे सर इधर ही ड्राइव करके दिखा दो, बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब लेक्चर में करा चुके हैं तो वहां पर जाकर आपको करना है। अच्छा सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबके मैंने नोट्स भी आपको, सभी यूनिट्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं। भाई कर चुका हूँ, वहां से सभी बच्चे वहां से डाउनलोड करके एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है नहीं पता क्या पता है तो आपको करना चाहिए उधर जाके। अगर नहीं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जो वीडियो चलती है ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर लिंक दे रखे होता है, वहां पर टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पर क्लिक करो, जाओ डाउनलोड करो नोट्स को और अपना प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाओ। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे डी जनरेशन पता चल गई सर 27 क्वेश्चंस का आंसर। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कर रहा है सर क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्रिंसिपल सेल इज, अरे कितना लो 11th वाला क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 11th वाला पूछ लिया। न्यूक्लियस होता है अपने पास, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, या n=1 है या 2 है या 3 है या 4 है, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम कहते हैं सर पहले वाले में S आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8 रहते हैं, तीसरे में 18 रहते हैं, चौथे में 32 होते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा ये निकाला कैसे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिख देते हैं सर 2n², बस 2n²। कैसे, अगर मैं n की वैल्यू मान लो 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 × 2 = 4, 2 = 8 हो जाएगा। 3 रखता हूँ, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। मतलब कौन बताता है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 2n²। लो भैया 2n² के बराबर 11th वाला है ना, छोटी छोटी क्लासेस में तो पढ़ते हैं ना भाई ये फॉर्मूला, हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। आपको तो पता नहीं, वो केमिस्ट्री पहली बार देखे आप हैं भाई, केमिस्ट्री पहली बार देखो, गलत बात है भाई है। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी हालत बहुत खराब है इसमें, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। अब हम चलते हैं अपने, सॉरी हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 29 के पास आता है, और क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या करे भाई, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो भाई मुझे तो लगता है अभी अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 15-20 दिन पहले आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी, राइट, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वहां पर हमने इन सभी एनर्जी लेवल्स के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी, सुकून से चर्चा करी थी, बहुत डिटेल से चर्चा करी थी सर कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, भाई सारी चीजों के बारे में जाने थे। अगर आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी याद है तो हमने कहा था सर ये पहला सबसे नीचे एनर्जी लेवल सिग्मा होता है, फिर उसके बाद पाई होता है,
फिर एंटी बॉन्डिंग मतलब नॉन बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग पाई क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा का आ जाएगा। यही बताया था। ओवरऑल कंक्लूजन सब सारे के सारे ट्रांजिशन देके, पॉसिबल ट्रांजिशन देके सब में बाद में निकल के आता सर, एक होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा होता है एन से सिग्मा स्टार, है ना, एन से सिग्मा स्टार, तीसरा था हमारे पास पाई से पाई स्टार, और लास्ट हमारे पास था एन से पाई स्टार। यहीं पर एनर्जी सबसे ज्यादा किसको देनी पड़ेगी, वह सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एन से सिग्मा स्टार, ठीक है, फिर पाई से पाई स्टार, फिर एन से पाई स्टार। भाई यही तो था ना, यही हमारे पास एनर्जी का सीक्वेंस था, सिंपल। क्या दिक्कत थी इसमें भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछा है बताओ मैक्सिमम एनर्जी किसकी है, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की है, सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन अपने पास डी को आप आराम से प्यार से देख पाओगे, इसमें लिखा हुआ भैया एनर्जी सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार में हुई। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन का नेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, और रोटेशनल कांस्टेंट भी हमसे पूछा भाई, बी हमसे पूछ लिया भाई। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भर भर के इसके बारे में पढ़ा था हमने, बहुत भयंकर टाइप से पढ़ा था भाई। बी की दो वैल्यू बताई थी, एक एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, एक तो ये थी बी की वैल्यू। दूसरा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, एक थी ये। अगर आप जूल में निकालोगे तो ये रखना, सेंटीमीटर इनवर्स में निकालोगे तो ये रखना। बता दो भैया कौन सा पूछा सर, ये तो मतलब है ही नहीं कोई बी का, इकलौता एक ही आंसर है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, यही है ना, यही है ना। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे ना इसको, बहुत प्यार से पढ़े थे। रोटेशनल कांस्टेंट इसको नाम दिया था हमने, है ना, रोटेशनल कांस्टेंट इसको नाम दिया था भाई। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास 30। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा भाई द सिलेक्शन रूल फॉर द सिलेक्शन रूल, एक मिनट रुकना जरा, ये लड़का कॉल कर रहा है और इसे कॉल उठा के कह देना यहाँ आ जाएगा, इसमें एडमिट कार्ड रखा है इसका, बैग में दे देना इसको। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन रूल की, तो सिलेक्शन रूल फॉर द प्योर पूछा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा ये हमको बताना है। तो भाई ये सिलेक्शन रूल ना हमेशा किसी न किसी चीज के लिए पूछ लिया जाता है, कभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए पूछता है, कभी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए पूछता है, कभी रोटेशनल वाइब्रेशन के लिए पूछता है, कभी रोटेशनल रमन के लिए पूछेगा, कभी वाइब्रेशनल रमन के लिए पूछेगा, बहुत सारे होते हैं। मैंने सबको ना एक जगह लिख दिया भाई, इधर देख लो, सबको एक जगह लिख के आया हूं, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसका आंसर दे सको। देखिए भैया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, यानी कि वो एक स्टेट से अगले स्टेट पे जाएगा, केवल 1 का ही डिफरेंस होगा, या तो ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, कुल मिलाकर डिफरेंस कितना रहेगा, केवल 1 का। ओके, जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो वहां पर आता है सर हार्मोनिक ऑसिलेटर है या फिर हमारे पास एनहार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है SHO तो वहां पर डेल्टा n +-1 होगा। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में उसकी जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाती है, कभी वो 1 का डिफरेंस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5, वहां कोई रुकावट नहीं है। अगर आपसे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूछे तो इसमें भैया रोटेशनल भी आ गया, वाइब्रेशन भी आ गया, तो उस केस में वाइब्रेशन के हिसाब से डेल्टा n +-1 होना चाहिए, और रोटेशन के हिसाब से डेल्टा जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा जे इक्वल टू +-1 नहीं चलेगा, इधर क्या होगा 0 होगा, बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा रोटेशनल रमन आ गया,
तो डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ±2 हो सकती है। अगर वाइब्रेशनल रमन आ गया तो डेल्टा एन की वैल्यू ±1 रहेगी। और वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन तीनों आ गए, इस केस में डेल्टा एन तो ±1 ही रहेगा और डेल्टा जे जो होगा वो 0 और ±2 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा प्योर रोटेशनल रमन, तो रोटेशनल रमन की अगर हम बात करते हैं, रोटेशनल रमन, तो इसमें डेल्टा जे की वैल्यू 0 ±2 होती है। तो यहां से हम देखेंगे भाई कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, ±1 नहीं, ±2, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास वो करेक्ट हो जाना है। ओके, आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 के पास। और क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो आईआर स्पेक्ट्रम। सर कौन सा है जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं दिखाएगा। भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़े थे वहां हम जाने थे कि कंडीशन भाई साहब एक ही है, और वो कंडीशन ये है कि अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रा चाहिए तो जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा होता है उस वक्त उस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। यानी कि डायपोल, पहली बात तो डायपोल होगा तभी तो डायपोल मोमेंट चेंज होगा। अगर डायपोल नहीं भी है तो वाइब्रेशन के दौरान डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, ये हमने कहा था। अगर हम H2 में बात करें, सर ये तो डायपोल है और डायपोल है तो वाइब्रेशन हो डायपोल में चेंज होगा, है ना। यहां हम बात करें HCl में भी होगा, CH4 में अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो अब ना बेंडिंग के दौरान कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट में चेंज हो सकता है। लेकिन H2 इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है यहाँ पर कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसको कितना भी आगे खींचूं, कितना भी अंदर खींचूं, इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर H2 मॉलिक्यूल जो होता है कभी जिंदगी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएगा। सर आप कहेंगे HCl में डायपोल होता है दिखाता है, ठीक, H2 में डायपोल होता है दिखाता है, ठीक है। सर CH4 इसमें ये तो डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है, भाई इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन जब हम इसमें स्ट्रेचिंग या बेंडिंग करेंगे, जब वाइब्रेशन करेंगे तो उस दौरान इसके अंदर, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो कहीं ना कहीं से डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, इसलिए ये भी आईआर स्पेक्ट्रम दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। बस खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया तो 33 पे चल देते हैं। और 33 हमसे क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव इनएक्टिव। अरे भैया यू कहने लगा हमसे कौन सा है बताइए जो माइक्रोवेव इनएक्टिव है। भाई माइक्रोवेव का मतलब है कि वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएगा। रोटेशनल इनएक्टिव बताना, क्या बताना, इनएक्टिव, कौन नहीं दिखाएगा। अच्छा सुनो, वाइब्रेशनल यानी कि आईआर वो कहता है भैया वाइब्रेशन के दौरान डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए तभी वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा। माइक्रोवेव और रोटेशनल कहता भैया जन्म से ही डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए उसका। अगर डायपोल मोमेंट है ही नहीं उसके अंदर तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने नहीं देंगे। दिखाएगा तभी दिखाएगा जब उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, चाहे वो वाइब्रेशन करे या ना करे, सीधा बैठा है, घूमे ना घूमे, डायपोल मोमेंट उसके पास होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई CO अलग अलग एटम है, डायपोल मोमेंट निश्चित तौर पे होगा, है ना। NO में भी होगा क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है। HCl में भी होगा, डायपोल मोमेंट है H+Cl नेगेटिव, इकलौता Cl2 बेचारा फंस गया, कह रहा भैया हमारे पास Cl+Cl नेगेटिव है ही नहीं, नहीं है डायपोल मोमेंट, नहीं है तो कोई बात नहीं भैया तुम ही होंगे इसके इनएक्टिव। उसने कहा ना इनएक्टिव बताओ, बोले Cl2, पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके पास डायपोल मोमेंट 0 है, इसलिए बेचारे पकड़े गए। ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा को नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमारे पास माइक्रोवेव इनएक्टिव इसको कहा जाता है। भाई ये चीजें नई नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीजें नई नहीं है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई अपनी क्लास में, है ना, अपनी सारी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, राइट। क्वेश्चन अगला है अपने पास भाई, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0 पॉइंट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था सर, En इक्वल टू हम कर देते हैं n+12 hν के बराबर, या फिर h×ω लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ये दोनों वैल्यू सेम ही थी, बस अंतर किसमें था, वही अंतर होता है सर, सेंटीमीटर इनवर्स में लेना है या जूल में लेना है, वो सब हम क्लास में पढ़ चुके हैं। वो कह रहा है 0 पॉइंट एनर्जी, n की वैल्यू 0 रख दो, हम कहेंगे 0+12 hν,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो हाफ एच न्यू आ गया ना भाई, इसी को कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी जेड पी ई। हाफ हाफ कहाँ है, ये रहा पहला, ये पहला, ये इतना सिंपल है। सारी चीज ये तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, ये तो आपको निकाल के दिखा रहा हूं मैं, मुझे निकाल के दिखाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने क्लास कर रखी है तो निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। लो भैया अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया, और अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू पूछिए भैया, मैक्सिमम किसकी होगी, मैक्सिमम किसकी होगी। बर्डवार्ड फिशर रूल पढ़ाए थे अभी कुछ टाइम पहले तो पढ़ाए थे भाई, जब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे थे, उसका सबसे लास्ट लेक्चर जो था वो बर्डवार्ड फिशर रूल के नाम से ही था, है ना। और उसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सॉरी लैम्बडा मैक्स कितना होगा उसको, जब वो लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा, ये सब निकाल रहे थे, उसका लैम्बडा मैक्स क्या होगा। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने, अगर आप इतना याद रख लोगे कि उनकी बेस वैल्यू क्या है, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर जाओगे। मैंने डाइइन की बात करी थी, किसकी बात करी थी, डाइइन। डाइइन का मतलब, डाई का मतलब दो होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। सर दो डबल बॉन्ड इस तरह से भी हो सकते हैं, दो डबल बॉन्ड आपके इस तरह से भी हो सकते हैं, या दो डबल बॉन्ड आपके कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, है ना, ये सभी तो बताए थे। अगर दोनों डबल बॉन्ड हमारे पास में अगर एक ही रिंग में है तो उनकी जो बेस वैल्यू है वो बताई थी हमने 253 नैनोमीटर, राइट। ओके, ये थी हमारे पास 253 नैनोमीटर एक ही रिंग के अंदर है। तो अगर हमारे पास रिंग क्या है, अलग अलग है, तो इनकी जो बेस वैल्यू थी वो थी 215 नैनोमीटर, 215 नहीं, कहीं कहीं 214 भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इसकी जो बेस वैल्यू है दैट इज 217 नैनोमीटर के इक्वल आती है। तो आप यहाँ से रैंडम भी देखोगे ना तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, अगर एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है और अलग अलग रिंग में दो डबल बॉन्ड है तो एक रिंग वाले की वैल्यू ज्यादा होती है, दो अलग अलग रिंग वालों की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो 215 253 डिफरेंस है। और इसमें भी ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट होने चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अगर इस फॉर्म में सबसे ज्यादा एनर्जी, देखो देखो इधर आ जाओ जरा, देखो भैया यहाँ क्या नजर आ रहा है, सर एक डबल बॉन्ड तो इस रिंग के अंदर है, दूसरा डबल बॉन्ड रिंग के बाहर, डबल सिंगल डबल, होमो एनुलर आ गया, है ना, होमो एनुलर आ गया, डबल सिंगल डबल। इधर ये एक ही डबल है बस, इधर अल्टरनेट नहीं है, ये क्रॉस कंजंक्शन खत्म कहानी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसको बोलते हैं होमो एनुलर, होमो एनुलर डाइन हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, होमो एनुलर डाइन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। होमो मतलब होता है सेम, अगर सेम रिंग में मतलब एक ही रिंग में आपके पास डबल बॉन्ड है तो उसको हम होमो एनुलर बोलते हैं। जैसे डाइन होता है, ये तो ओपन हो गया ना, इसको हम स्पेशली नाम बोल देते हैं होमो एनुलर डाइन। होमो का मतलब सेम हो गया, एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है तो होमो एनुलर डाइन है। इसको हम बोल देते हैं हेट्रो एनुलर डाइन, ठीक है, इसको हम हेट्रो एनुलर डाइन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द CH वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कीन इज, एल्कीन की CH की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो भाई देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में जाकर आपको फ्रीक्वेंसी का बड़ा फंडा मिलेगा भाई, फ्रीक्वेंसी का बड़ा फंडा मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है उसके लिए मैंने एक रैंडम चार्ट मैंने आपको बनाया था, आप इतनी याद रख लेना, आपको सारी की सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। देखो सुनो, पहली बात तो ये जान लो, क्या जान लो, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछता है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन एल्केन की पूछता है तो 1200 सेंटीमीटर में से, एल्कीन की पूछेगा तो 1640 के आसपास आएगी, और ट्रिपल बॉन्ड की पूछता है तो 2150 से 2250 के बीच की। पहली कंडीशन तो ये होगी कार्बन कार्बन के बीच की फ्रीक्वेंसी, सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कम, डबल बॉन्ड की ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की और ज्यादा। सिंगल बॉन्ड की लगभग 1200, डबल बॉन्ड की लगभग 1640 के आसपास,
और ट्रिपल बॉन्ड की 2150 या 2200 2250 के आसपास आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा आपको सी सिंगल बॉन्ड एच की फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। सी सिंगल बॉन्ड एच भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की फ्रीक्वेंसी है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी। अगर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, सॉरी सिंगल तो होती है, sp3 कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3100 से लेकर 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच आती है। sp2 से जुड़ा है तो 3200 सेंटीमीटर इनवर्स, और sp से जुड़ा है तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको याद रखना है। तीसरी कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि सर बॉन्ड अगर NH है तो 3500 के आसपास, OH है तो 3600 के आसपास, SH है तो 2500 के आसपास। इसके अलावा जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबकी 1700 से 1800 के बीच में लाई करें। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। बाकी सबके जितने भी क्वेश्चन है आपके उससे रिलेटेड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहे, CH वाइब्रेशन बताना है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बतानी है CH की ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब एल्कीन पे कौन सा वाइब्रेशन होता है, sp2। मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ CH बॉन्ड बताना जो sp2 से जुड़ा है, मतलब 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो हमारे पास सही आंसर होगा भाई वो हो जाएगा सर 3200 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर sp3 से होता ना, यहाँ एल्किन होता तो ये वाला सही हो जाता, बता 2900 से 3100 के बीच में आता। क्लियर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है तो किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है भाई, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देता है, या इंटर डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, या डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करता है। अभी तो बताया था भाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, अभी हम बताए थे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भैया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, रेंज लिखी थी ना ये, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो रेंज क्या करती है, फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करती है। बताए थे बिल्कुल वही चीज है सर। किस काम आएगा, किस काम आएगा, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, द सेपरेशन बिटवीन ईच रोटेशनल लाइंस इन केस ऑफ, केस हमारे पास याद रखना भाई, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ओके, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती हैं हमारे पास, जो लाइंस आती हैं हमारे पास, उन लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है वो आपको याद रखना है। तो देखो मैं इसको ना डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज को डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, ये देखिए डिफरेंस 3 जगह से पूछा जा सकता। डिफरेंस इन लाइंस इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा कितने होते हैं, तो याद रखना रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो या रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हो, उस केस में लाइंस के बीच का डिफरेंस केवल 2b मिलता है, ओनली 2b। लेकिन अगर उसने रोटेशनल के साथ रमन को भी जोड़ दिया तो उसमें जो लाइंस के बीच का डिफरेंस है दैट इज 4b। हमेशा के लिए याद रखना, फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लाइन होती है वो 6b पर होती है, उसके बाद सारे के सारे जो डिफरेंस होते हैं वो 4b के डिफरेंस पर आते हैं, जितनी भी लाइन्स हैं। और आप ये नहीं कहेंगे सर ये, भाई आप पढ़ के देखो, जाकर देखो, बहुत बेहतरीन टाइप से प्लेलिस्ट करा रखी है मैंने। ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, ये कोई नई चीजें नहीं है, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है उधर। ये तो मैं आपको एक वो कहते हैं ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन लाके एक जगह दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है आपको लगेगा सर रटना पड़ेगा, भाई रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने क्लास नहीं करी है तो फिर रटो, क्लास करी है तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 38 के बाद 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है भाई, अरे अभी तो जाने थे भाई इसके बारे में। द बेस वैल्यू पूछिए किसकी, होमो एनुलर डाइंस की। होमो 253 होती है, अभी तो जाना भाई, अरे अभी तो जाना था, अरे अभी तो जाना था, अभी तो जाना था, किधर भाग गया, किधर गया भाई, ये रहा। होमो एनुलर डाइन के लिए कितनी बेस वैल्यू होती है, 253, 253। बस हो गया आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा भाई,
वीमैक्स सीओ, यानी कि सीओ की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी है, ऑफ विच कंपाउंड इज मैक्सिमम अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से बतानी सर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो किसकी होती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, हो सकता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो 3 मेंबर रिंग पे हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड ओ 4 मेंबर रिंग पे हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ 5 मेंबर रिंग पे हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ 6 मेंबर रिंग पर हो। इन सब में सीओ की फ्रीक्वेंसी अगर आपको जाननी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, तो आप डायरेक्टली याद रख लो, रिंग का साइज जितना कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। बस खत्म, इतना कर लोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से कह सकते हो, सर सबसे छोटी रिंग 3 मेंबर की है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 3 मेंबर रिंग की हो जानी है। और अगर हम लेक्चर को देखें तो 45 मिनट्स का हो चुका है, इसलिए हम इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते हैं। पहले लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन हो गए थे 40, सेकेंड लेक्चर में भी हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी पहले लेक्चर में 20 क्वेश्चन थे, अभी 20 इस लेक्चर में हो गए, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी बचे हैं आपके पास क्वेश्चन 35। देखते हैं अगले लेक्चर में कितने क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल के लिए बस आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और लेक्चर को शेयर करो भी, आप भी देखो, स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को भी दिखाओ जिनको एक्चुअल में इन चीज़ों की जरूरत है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक बेस्ट बेसिस के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।